नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के 33 साल बाद बीजेपी एक और रथ यात्रा निकालने वाली है। 1990 के दशक की तरह ये यात्रा 8 जनवरी को अहमदाबाद से निकलेगी। यह गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 14 शहरों 1400 किलोमीटर सफर तय कर 20 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। 1990 की रथ यात्रा के सूत्रधार रहे लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली थी और अब 33 साल बाद दूसरी रथ यात्रा तब निकल रही है जब मंदिर का निर्माण होने के बाद इसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वैसे तो रथ यात्रा का मकसद धार्मिक है, लेकिन इसका संदेश कहीं दूर तक जाता है। पहली रथ यात्रा ने बीजेपी के लिए सत्ता की नींव तैयार की थी, तो दूसरी रथ यात्रा के जरिए बीजेपी अपने सत्ता के किले को अभेद्य बनाना चाहती है। अब देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है और इस मौके पर गुजरात से अयोध्या के लिए एक बार फिर से रथ यात्रा निकलने वाली है। 1990 के दशक की रथ यात्रा की ही तरह एक और रथ यात्रा गुजरात से 8 जनवरी को राम नगरी अयोध्या के लिए निकलेगी। ये रथ यात्रा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 20 जनवरी को ये राम नगरी अयोध्या पहुंचेगी। अहमदाबाद की रामचरितमानस ट्रस्ट न्यूराणिप रथ यात्रा आयोजित कर रही है। अयोध्या पहुंचने के बाद ट्रस्ट रामलला को 51 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाएगा और इससे पहले 1990 के दशक में लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रथम पूज्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धाम से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी। रथ यात्रा के बाद ही राम मंदिर आंदोलन आम जन तक पहुंचा था। उधर राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने 33 साल पहले रथ यात्रा के सूत्रधार रहे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से आग्रह किया है कि वो जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या न आए। राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने कहा कि दोनों नेताओं की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, यहाँ ठंड भी ज्यादा है, इसीलिए मैंने दोनों से निवेदन किया है कि समारोह में न आए। लाल कृष्ण आडवाणी 96 साल के हैं और मुरली मनोहर जोशी जनवरी में 90 साल के हो जाएंगे। ट्रस्ट का कहना है कि दोनों वरिष्ठ हैं और उनकी उम्र को देखते हुए उनसे ये अनुरोध किया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। भले ही राम मंदिर आंदोलन के अगुआ और रथ यात्रा के सूत्रधार रहे लाल कृष्ण आडवाणी उम्र की वजह से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हों, लेकिन रथ यात्रा के वक्त आडवाणी की रथ के सारथी रहे नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के सारथी हैं और अब देखना है कि गुजरात से अयोध्या के लिए निकलने वाला रथ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को 2024 की मंजिल तक पहुंचा पाता है या नहीं, या विपक्ष उनके रथ को बीच में रोकने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के 33 साल बाद बीजेपी एक और रथ यात्रा निकालने जा रही है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी से आपका परिचय करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आर.के. मिश्रा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। 33 साल बाद रथ यात्रा निकाली जा रही है, क्या मायने हैं? माधुरी जी, देखिए, यहाँ पर जैसे हमने देखा था 1990 के दशक में जी। एक साजिश के तहत जिस तरह से आपने देखा होगा बिहार के अंदर में इस रथ यात्रा को रोकने की कोशिश की गई थी माननीय लालू प्रसाद यादव जी द्वारा समस्तीपुर के अंदर में। उस समय में हम लोग भले ही छोटे थे, लेकिन ज्ञान तो था। धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए, देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए जब कोई कदम उठाया जाता है, वहां पर हम देखते हैं जो कि कुछ ऐसे विदूषक होते हैं, वहां पर हमने देखा जो कि किस तरह से धर्म और संस्कृति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आज आपने देखा जो किस तरह से सनातन धर्म को नष्ट करने की बात हो रही है, उसी तरह से रामचरित मानस जैसे धर्म ग्रंथों को नष्ट करने की बात हो रही है, उसी तरह से उसकी प्रतियों को जलाने का काम किया जा रहा है।
तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से आप भले ही कहेंगे जो कि ये 30 साल के बाद ये फिर होने जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल इस चीज को निश्चित करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे। तो मुझे लगता है धर्म और संस्कृति के रक्षार्थ और एक सूत्र में पिरोने के लिए देश को कम से कम इस तरह के आयोजन का बिल्कुल आयोजन करना चाहिए। आज वही भाजपा कर रही है। देखिए, हर एक चीज चुनाव के फायदे के अगर मद्देनजर अगर रखेंगे, ये ऐसे तो काम चलेगा नहीं। हर चीज को चुनाव से जोड़ना ये विपक्षी दलों का काम हो गया है। आज आप देखेंगे जो किस तरह से विपक्ष किस तरह से संसद के अंदर में हंगामा कर रहा है। उनको जनता के टैक्स के पैसे अगर बर्बाद हो रहे हैं तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको जवाबदेही जो अगर बनती है एक सांसद की, वो जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। तो आप देखेंगे अगर देश को बचाना है और अगर इस संविधान को और लोकतंत्र को बचाना है तो कम से कम धर्म और संस्कृति से इस देश को पिरो करके एक सूत्र में बांधने का जो अगर काम कर रही है तो भाजपा कर रही है और मुझे लगता है इसका स्वागत जरूर होना चाहिए। ठीक है। प्रखर दीक्षित जी, आर.के. मिश्रा जी कह रहे हैं कि सभी को एक सूत्र में जोड़ने के लिए इस तरीके के आयोजन करने चाहिए। ये यात्रा यानी ये रथ यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी दिक्कतें पैदा कर सकती है? बीजेपी रथ यात्रा करे या राहुल जी से प्रेरित होकर के प्रधानमंत्री जी पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, बट मेरी समझ में इतना मादा उनमें है नहीं। खैर, बाकी आते हैं दूसरे विषय पर। जो बात इन्होंने कही कि ये सांस्कृतिक यात्रा है, तो ईश्वर करे कि 1990 की तरह इसमें कोई भी इस तरीके से हत्या, आगजनी और गलत कार्य ना हो जिस तरीके से लोग मारे गए 1990 में, और उस तरीके की काम ना हो। क्योंकि इनकी जो राजनीति है वो रक्त पिपासु है, रक्त पी करके वो आगे बढ़ती है। इनको राम से कोई मतलब नहीं है, इनको राम से कोई मतलब नहीं, इनको सत्ता से मतलब है। दूसरी बात में आता हूँ, इन्होंने कहा कि सांसदों की जिम्मेदारी, तो पहली बात तो ये खुद स्वयं में सांसद नहीं है, मैं खुद स्वयं में सांसद नहीं हूँ, तो हम लोगों की इतनी दायित्व नहीं है कि हम लोग सांसदों को बताएं कि वो क्या करें। लेकिन फिर भी अगर राज्यसभा और लोकसभा में मिल करके 70 से 80 साल का जो हमारा लोकतंत्र है उसमें पहली बार 100 से ऊपर विपक्ष के सांसदों को बर्खास्त किया गया पूरे सेशन के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये एक तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने की बात है। तीसरी बात इन्होंने कही कि उनको जितना पैसा खर्च हो रहा है, तो पैसा आपकी जानकारी के लिए विश्वा जी बता दूं कि जो प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जाएंगे, इसका भी पैसा जनता दे रही है, मैं दे रहा हूं और आपके टैक्स से जा रहा है। इसका पैसा विपक्ष को वोट देने वाले लोग भी दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का अपना पैसा नहीं है, ये देश का पैसा है। नंबर 3 बात कि इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। विपक्ष जिम्मेदारी से भाग रहा है, प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं फीता काटने के लिए इधर उधर। इतनी जिम्मेदारी नहीं है होम मिनिस्टर में कि आप बीजेपी के खुद के सांसद के उस पे 2 लोग आकर के वेल में कूद गए। अगर यही खुदा न खास्ता किसी और कौम के लोग होते या किसी और धर्म के लोग होते तो अभी आतंकवादी बता करके तुरंत इनको जेल में बंद कर दिया जाता। और सुनिए, अगर यही कांग्रेस के या किसी और विपक्षी दल के पास पे आए होते तो उस सांसद को भी बर्खास्त कर दिया जाता। अगर ये पूछ रहे हैं विपक्ष के लोग कि किस तरीके से 2 लोग अंदर आ करके भाजपा सांसद के प्रपत्र पे परमिशन से और वेल में कूद करके और इस तरीके से 3 या 4 लेयर को पार कर गए, और कैसे गृह मंत्री जी पूरे देश की जिम्मेदारी निभाएंगे जबकि संसद की सुरक्षा खुद चौकस नहीं है, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी से मैं इसका जवाब लूंगी। निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 14 शहरों से होते हुए ये यात्रा निकलने वाली है। अभी हमने हाल ही में देखा है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस रथ यात्रा को? देखिए माधुरी, अगर आप मेरी बात माने, मेरे निजी विचार अगर पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि जो अब रथ यात्रा निकलने वाली है या जो राम मंदिर का अब जो समझ लीजिए जीर्णोद्धार है या रामलला के जो विग्रह विराजमान होंगे, मेरे हिसाब से ये अब इसको राजनीतिक से जोड़ना कहीं उचित नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज ये पूरे देश की भावना है, पूरे देश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं उनका एक जो पिछले 500 वर्षों से जो एक संघर्ष चलता रहा है यानी कि राम जन्म स्थान के लिए, उसका आज आप ये मान के चलिए आज एक पटाक्षेप हो रहा है। जनता
जो भारत के कण कण के अंदर जो राम विराजमान है, वो आज अपने शानदार मंदिर, शानदार गर्भगृह में उनका विग्रह स्थापित होने जा रहा है। और जो धार्मिक यात्रा जो निकल, इसको राजनीतिक यात्रा नहीं होगा, ये धार्मिक यात्रा है। और इसके अंदर देखिए माधुरी से कहा जाता है ना, तुलसीदास जी ने कहा है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई, वहां पर कृपा करे हर कोई। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से आप देखेंगे देश के अंदर एक समझ लीजिए धर्म की पुनर्जागरण हो रहा है, धर्म के प्रति लोगों के, यानी कि संस्कार, धर्म, संस्कृति के प्रति लोगों का दोबारा से एक प्रकार के मन के झुकाव हो रहा है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से एक पाश्चात्य संस्कृति अपने पैर पसार रही थी, जिसके अंदर लोग नास्तिकता की तरफ आगे बढ़ रहे थे, यानी कि एक संस्कार और जिसको कहते हैं संस्कार और संस्कृति विहीन विकास जैसे हमारे यहाँ चल रहा था। आज कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है माधुरी जी कि वास्तव में व्यक्ति का जो विकास होता है वो आवश्यक है। बिल्कुल निरंजन जी, लेकिन जिस तरीके से धार्मिक यात्रा निकाली जाएगी, 14 शहरों से होते हुए निकाली जाएगी, यूपी और एमपी के शहरों को भी कवर करेगी, ऐसे में कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए देखिए चुनौतियां तो बढ़ेंगी ही। भले ही ये धार्मिक यात्रा हो, लेकिन राजनीति से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए ऐसा है माधुरी जी, जब भी माधुरी देखिए ऐसा है माधुरी जी, जब भी ऐसा कोई प्रसंग होता है तो उस समय आपको अपना एक साइड आपको करनी पड़ती है, आप किस साइड है या उस साइड है। तो जो व्यक्ति जिस साइड पक्ष में होता है उसको निश्चित रूप से लाभ होता है, और जो व्यक्ति अगर विपक्ष में होता है, जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन चला, राम मंदिर की मुक्ति का एक समझ लीजिए संघर्ष चला, अब जिन लोगों ने उस संघर्ष के अंदर सहयोग किया, निश्चित रूप से देखिए जनता से वो कनेक्ट करेंगे, निश्चित रूप से जनता से उनको लाभान्वित होंगे। और जो लोग केवल नकारात्मक राजनीति और उत्तरोत्तर उसके बावजूद, अभी मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था माधुरी जी, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने बातों बातों के अंदर एक कटाक्ष कर दिया कि मैं आशा करूंगा कि 1990 की तरह किसी का खून ना बहे, किसी का कत्लेआम ना हो। भाई साहब, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आपको ये ऐसा कैसे लगता है कि जब भी कोई धार्मिक यात्रा होती है तो उस टाइम कत्लेआम होता है, अगर रामनवमी की यात्रा होती है तो कत्लेआम कौन करता है? अगर कोई निरंजन जी, आप भाजपा प्रवक्ता की तरह बोलते तो ज्यादा बेहतर लगता मुझे, भाजपा प्रवक्ता की तरह आप बोलते मुझे बहुत बेहतर। जी, मैं तो रणनीति बताने के लिए मैं अभी ना तो काबिल हूँ और ना मैं इस पद पे हूँ कि मुझे रणनीति की सीधी समझ होगी। नंबर एक, जब जैसे जैसे समय खुलेगा, आज 17 दलों की बैठक हो रही है, रणनीति अपने आप निकलेगी। और ईश्वर करे कि अभी 102 सांसदों को इन्होंने शीतकालीन सत्र के लिए बर्खास्त किया है, पूरे सत्र के लिए पूरे विपक्ष को बर्खास्त कर दें, जिसमें जो चाहे वो बिल पास करा सके, तो और विपक्ष की एका बढ़ेगी। नंबर 2 बात, मैं निरंजन जी की बात से असहमत हूँ। निरंजन जी, अगर यात्रा ये राजनीतिक ना होती तो अहमदाबाद से निकल करके अयोध्या क्यों आई? ये तमिलनाडु से निकल करके अयोध्या क्यों नहीं आई? ये हिमालय से निकल करके अयोध्या क्यों नहीं है? इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। नंबर दो बात, राजनीतिक यात्राएं यहाँ पे हर देश में जगन्नाथपुरी से लेकर के रामनवमी यात्रा, दुनिया भर की यात्राएं निकलती हैं। मुस्लिम संप्रदाय में यात्रा निकलती है, जैन धर्म में यात्रा निकलती है, सिखों की यात्राएं निकलती हैं। मैंने केवल एक यात्रा के लिए इसलिए कहा क्योंकि आज तक किसी यात्रा से संबंधित सबसे ज्यादा जन हत्या और जनहानि हुई है तो वो केवल लाल कृष्ण आडवाणी और मुन्नी मनोहर जोशी की। ठीक है, इसका जवाब मैं आर के मिश्रा जी से ले लेती हूं। एक चीज और जी बोलिए। आज की तारीख में अगर उन लोगों को मना किया जा रहा है कि आप ना आइए, तो ये उनके कर्मों का फल है और यही फल लेकिन इसका फायदा दिख गया था जब 1990 में यात्रा निकाली गई थी तो 91 में यूपी में सरकार बनी थी बीजेपी की। माधुरी जी 30 सेकंड का समय देना। जी बोलिए निरंजन जी। माधुरी जी, समस्या कहाँ आती है? अब ये महानुभाव बोल रहे हैं और उसके बाद में बोला ये जाता है कि ईवीएम हैक हो गई और ये फलाना हो गया, पोलराइजेशन हो गया। अभी महानुभाव, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे 2-3 चीजों पे आपत्ति है। इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का जब वहां पे भूमि पूजन करने गए, या अब जो राम मंदिर के उद्घाटन के ऊपर जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो उसके अंदर आपके और हमारी कमाई से गए हुए टैक्स का पैसा भी उसके अंदर। मैं तो ये गलत है, ये बात गलत है,
अरे सुनिए तो सही, श्रीमान ऐसा ना कीजिए, उत्तेजित ना होइए। तो माधुरी जी, मैं इनसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि जब इफ्तारी होती थी राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर, प्रधानमंत्री हाउस में, उसमें हमारी टैक्स का पैसा नहीं जाता था, पहली बात। जब हज यात्रा के अंदर सब्सिडी दी जाती है, उसके अंदर हमारे टैक्स का पैसा नहीं है, तो सब्सिडी उसके तो बारे अभी में भी दी जा रही है। चर्चा नहीं। मेरी बात सब्सिडी तो अभी भी दी जा रही है। बात नहीं, फिर आप अपने समय पे बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक सार्थक बहस करते हैं। तो माधुरी जी, उस समय इनको वो टैक्स खून पसीने की कमाई से गया हुआ टैक्स इनको समझ में नहीं आता था। माधुरी जी, जब यहाँ पे मुहर्रम निकलता है, यहाँ पे ईद की होते हैं, यहाँ पे और सब्बे बारात की यात्राएं होती हैं, उस समय कोई दंगा नहीं होता, कोई बदमाशी नहीं होती। निरंजन जी का हिंदू मुस्लिम डिबेट करने ये लगता है कि हिंदू मुस्लिम डिबेट कहने का तात्पर्य जब भी कोई झगड़ा या कोई फसाद होता है, ठीक है निरंजन जी, आर के मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लूं मैं, इस पर रिएक्शन ले लूं मैं उनका। बोलिए आर के मिश्रा जी। 2014 के बाद में लगातार एक ही पत्थर से आप लोग ठोकर खा रहे हो, एक ही पत्थर से आपका पैर ठीक है टकरा रहा निरंजन जी, लेकिन ठीक है। अभी आप उस पत्थर को साइड करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे हैं निरंजन जी, आप कहाँ पर मुद्दा ले जा रहे हैं? यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात यात्रा भी चली है ना। निरंजन जी के बात को मैं एक और ऐड कर देता हूँ। उन्होंने बिल्कुल टैक्स के पैसे की बात करी उन्होंने, मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ। अब हवाई जहाज के अंदर में बर्थडे केक नहीं कटता है, वो भी तो जनता के टैक्स के पैसे से ही कटता था। अरे किससे पता था केक कटता नहीं कटता? बात ये है हवाई जहाज में किसी को पता नहीं कटता। एक सेकंड रुक जाइए प्रखर जी, आर के मिश्रा जी को बोलने दीजिए, बोलिए। अब देखिए, प्रखर जी ने कहा जो कि ये यहाँ पर खून खराबा ना हो या ऐसा कोई स्थिति ना बने, ये नैरेटिव सेट करने का और ये परसेप्शन डेवलप करने की कांग्रेस की पुरानी रीति रही है। अब देखिए, रथ यात्रा निकलेगी 8 जनवरी को, 8 जनवरी का प्रांत नहीं हो जाता। अब ये नैरेटिव करना चालू कर देते हैं। तो ये ठीक बताइए, धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर राजनीति करने से क्या होता है? दिक्कत है, आपने में बोलने लगते हैं इफ्तारी की, किससे मना किया है? अरे सुन किससे बोलने लगते हैं? अब एक चीज बताइए, धर्म के नाम पर आप क्या ठेकेदारी में करके बैठे हुए हैं क्या रामनवमी के नाम पर, रामनवमी के ऊपर में ठीक है आर के मिश्रा जी, ये बताइए कि 1990 के दशक में, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 1990 के दशक में जब रथ यात्रा निकाली गई थी तो उसके सूत्रधार लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर थे, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? माधुरी जी बहुत अच्छा बात बताता, उनका क्या है, स्वास्थ्य का बहुत, अभी मनोहर जोशी का जन्मदिन भी आने वाला है, हम लोग वहाँ पर जाते भी हैं और उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। वो लोग स्वास्थ्य के कारण बिल्कुल वहाँ पर जाने से असमर्थ हैं और इसीलिए रोका गया है। इतनी चिंता बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ी बात है पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी, और ऐसे में जिन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी राम मंदिर के लिए, ऐसे में उन्हीं को ना बुलाना? नहीं माधुरी जी, आप स्वास्थ्य का भी तो कहीं ना कहीं ख्याल रखेंगे। आप हमारे कांग्रेस की तरह तो है बोलना चाहूंगा मैं, केवल एक बात बोलना चाहूंगा, कांग्रेस की तरह तो है नहीं, जो कि अगर कोई पुराना अगर कोई कार्य करता है उसको बुलाने से ही नहीं है, वो उनका एक परसेप्शन एक अलग हो जाता है, उनकी एक अलग चीज हो जाती है। हम तो यहाँ पर कार्यकर्ता का ये राम मंदिर का सम्मान करते हैं, ये राम मंदिर का सम्मान करते हैं, ये मोदी जी के सम्मान करते हैं, इलेक्शन का बिगुल है, तभी इसमें किसी और को लाइमलाइट नहीं देने दी जाएगी। मुझे आश्चर्य नहीं होगा इसमें अमित शाह जी भी ना बुलाए जाए। आप देख लीजिए, कांग्रेस अपनी चिंता करे, कांग्रेस अपनी प्रखर की चिंता करे, दूसरे की चिंता न करे। प्रखर जी, कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस का भी योगदान रहा है राम मंदिर बनने में। राम मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने ही खुलवाया था। जी बिल्कुल, मैं तो निश्चित इस बात को मानता हूँ कि राजीव जी ने ताला खुलवाया था। इसमें हमारी पार्टी के बीच में भी दो धड़े हो सकते हैं, कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टी है तो हम इस सारी चीजों का समावेश करके चलते हैं। नंबर 2 बात ये, जिन महात्मा गांधी के नाम पे हम लोग सारी राजनीति करते हैं कांग्रेस की, उन महात्मा गांधी की छाती पे गोली मारने वाले आदमी ने और महात्मा गांधी के मुंह से निकले हुए आखिरी शब्द हे राम थे।
ठीक है। तो अब इसको हो सकता है मिश्रा जी और निरंजन पोद्दार जी जस्टिफाई कर दें, ये भी संभव है, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अरे आप राम के नाम पर दूसरी बात काफी लगाते हैं सर। अरे राम के नाम पर दूसरी बात राम के नाम पे राम के मानने वाले तो आप ही लोग हैं। राम के नाम राम के मानने वाले महात्मा गांधी के बहुत सारे संस्मरण है, आप लोगों केवल राम नाम को विचार करने को लेकर के। तो राम के नाम पर इनको लगता है कि संपत्ति राम के नाम पर ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये धार्मिक यात्रा जरूर है, लेकिन देखिए यहाँ पर बीजेपी को तो फायदा मिलने वाला है लोकसभा चुनाव में, लेकिन देखना होगा कांग्रेस के लिए कितनी चुनौतियां खड़ी रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की क्या रणनीति है ये देखना होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का जादू नहीं चला, ना ही राजस्थान में चला, ना छत्तीसगढ़ में चला। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस की रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या रहने वाली है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।